किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम की जो शुरुआत करेंगे वो एक भेंट वार्ता तक करेंगे, और भेंट वार्ता का जो विषय है वो है ब्यात आए पशुओं की ब्यात से पहले और ब्यात के बाद किस तरह देखभाल करें। और इस विषय में हमने जानकारी ली है डॉक्टर सुनील दत्त जी से। आप पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय दौलतपुर में। तो पर भाइयों सुनाओ ये भेंट वार्ता। आज का बातचीत का विषय है ब्यात आए पशुओं की ब्यात से पहले एवं ब्यात के बाद कैसे देखभाल करें, और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनील दत्त जी को। आप पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय दौलतपुर में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, जितने हमारे किसान भाई हैं, सभी को राम राम। डॉक्टर साहब, जैसा कि विषय है कि ब्यात आने से पहले और जब ब्याने का समय है और फिर जब ब्यात के बाद में जो है हमारा जो पशुधन है उसकी हमें देखभाल करनी है, और जो खासकर हमारे जो किसान भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, कई बार छोटी छोटी कुछ गलती कर बैठे हैं जिसकी वजह से जो है कई बार जो बच्चा है उसकी मृत्यु हो जाए या फिर जो है समस्या बड़ी हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जो ब्यात आने से पहले है किस तरह किसान भाई अपने पशुधन की देखभाल करें। खास तौर पर देखा जाओ कि जब ब्याने से 5-6 महीने पहले जब गाय या भैंस दूध देना बंद कर दे है तो उस समय जो है किसान भाई या पशुपालक भाई है वो चारा की जो मात्रा है वो कम कर दे है, या जो मिनरल मिक्सचर है या जो दाना देना है वो कम कर दे है। क्या डॉक्टर साहब ये कहीं उचित है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये ज़्यादातर अपने देहात में, गांव में अपने को देखने को मिलता है कि ज़्यादातर किसान भाई जब पशु दूध से टल जाता है, जब दूध से फिर जाता है, उसके बाद ज़्यादातर वो उसका चारा की जो मात्रा है, राशन की जो मात्रा है, उसको कम कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो बच्चे की भ्रूण की जो बच्चादानी में जो ग्रोथ है, जो उसका विकास है, उसका 55 से 60% विकास जो है विनोद जी वो लास्ट के 3 महीने में ही होता है। जब गाय के केस में जो उसका 7वां, 8वां, 9वां महीना है, और जो भैंस के केस में विनोद जी जो 8वां, 9वां, 10वां महीना है, उसी वक्त जो है बच्चे का भी यूट्रस में, बच्चादानी में उसकी 55 से 60% जो उसकी ग्रोथ है उसी वक्त होती है। और माँ को भी अगले ब्यात के लिए, गाय और भैंस को भी अगले ब्यात के लिए अपना जो शरीर का जो एनर्जी रिजर्व है वो भी अगले ब्यात के लिए उनको इकट्ठा करना है जी। उसके लिए हमें उसी वक्त उसकी राशन की मात्रा कम नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी ग्रोथ के लिए हमें वो मेंटेन रखनी चाहिए, वो हमें देते रहना चाहिए जी डॉक्टर, वो हमें घटानी नहीं चाहिए जी डॉक्टर साहब। और इसके अलावा कई बार देखा जाओ कि जब बच्चा पेट में है माँ के, तो कई बार पशु जो है वो थोड़ा सा बेचैनी महसूस कर रहा है, या बार बार उठना बैठना है, या थोड़ा सा वो असहज महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई या जो पशुपालक भाई हैं वो क्या काम करें? विनोद जी, जब किसान भाई ये देखे कि पशु बेचैनी महसूस कर रहा है और ज्यादा उठक बैठक कर रहा है, तो हर पशु की अपनी एक तासीर है जो अपने किसान भाई को पता भी होती है कि हमारा पशु की ये इसकी आदतें हैं और ये इसका स्वभाव है। ये ज्यादातर हमें देखने को मिलता है जब पहली बार खर की जो हमारी जोटी है वो ब्याती है जी डॉक्टर साहब। उसमें जब
या तो दो वजह इसके मेन कारण होते हैं, या तो गर्मी की वजह से ऐसा करती है जी। दूसरा ये है विनोद जी कि बच्चे की बच्चादानी के अंदर जब उसकी हलचल होती है, जब बच्चा भी बच्चादानी के अंदर जब अपनी मूवमेंट करता है, हलचल करता है, उसके कारण जो अपनी खर की खासकर जो जोटियां हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। उसके लिए एक तो थोड़ा कि हमें गर्मी से बचाना है अपने पशु को, उनको नहलाना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर अपने आसपास जोड़ वगैरह है तो उसमें उसको जरूर लेके जाओ ताकि वो ना तो गर्मी माने, ऊपर से जब पशु थोड़ी देर अपना आधा घंटा जब जोड़ में बैठेगा तो उस पानी की बोयंसी के कारण उस पानी की ऊपर की तरफ उठेगा तो उसमें जोर नहीं रहेगा, तो बच्चा आराम से घूम जाएगा और अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। वो जब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा तो उसके बाद उसको बेचैनी नहीं महसूस होगी पशु को। डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक और जो समस्या देखते हैं कई बार किसान भाई या पशुपालक भाई हैं कि ब्याज से पहले का जो समय है उसमें कई बार पशु कब्ज की समस्या महसूस कर रहे हैं कि जो है खुल के जो है वो गोबर नहीं आ रहा उसका, तो ये समस्या सभी पशुओं में आमतौर पर देखी जाओ है या कोई इसके लिए फिर दवाई करने की जरूरत है डॉक्टर साहब? विनोद जी, ज्यादातर जब हम देखते हैं किसान भाई ये कहते हैं कि खासकर जब लास्ट के जब 2 महीने रह जाते हैं, आखिरी के 2 महीने ब्याने के, उस वक्त ये ज्यादा देखने को मिलती है ये समस्या। ये किसान भाई इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चादानी जो है आगे की तरफ उसका झुकाव हो जाता है और 6-7वें महीने के बाद आराम से जो पशु का जो ज्ञापन की स्थिति है वो स्पष्ट हो जाती है। जैसे अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि लास्ट के ही 3 महीने में 55 से 60% ग्रोथ होनी है, तो वो बच्चादानी का बच्चे का जो झुकाव है वो सारा आगे पेट की तरफ होता है, जिससे आंतों पे जोर होता है, आंतें दबी रहती हैं और उससे कब्ज की हल्की सी शिकायत रहती है। कई बार अपने किसान भाई ये भी बताते हैं कि भाई इसके तो गोबर का बंधा पड़ गया जी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो गोंद कतीरा है अपना वो हमें देना चाहिए। गोंद कतीरा देने से एक तो क्या होगा कि कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है जी। अभी हम जैसे चर्चा कर ही रहे थे कि 55 से 60% ग्रोथ है इन्हीं लास्ट के महीनों में होनी है, तो वो कैल्शियम का सोर्स भी चाहिए ग्रोथ के लिए जी डॉक्टर साहब। दूसरा ये है कि उसमें फाइबर की मात्रा अच्छी है तो वो कब्ज की समस्या भी नहीं रहने देगा जी। तो इसका हमारे किसान भाई विशेष ध्यान रख सकते हैं जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये देखा जाओ कि जब ब्याने का समय है तो ऐसे समय में जो पशु है उसको एक तो हमने अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे पशु हैं वो कभी खाड़ ना मार दे या कुछ और है, चोट ना लग जाए, तो ऐसे में उनको अलग रखना है। तो जो बाड़ा है पशु का जिसमें हमने पशु को रखना है, जो ब्यात के समय का समय है, तो उस बाड़े में हमने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बाड़ा किस तरह का हो? विनोद जी, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है। जब पशु के ब्याने का 20 से 25 दिन रह जाए, महीना रह जाए जी, ये अपने किसान भाई को पता ही होता है कि अब भाई मेरा पशु के ब्याने का 1 महीना एक रह गया जी। तो उस वक्त हमें एक तो सबसे पहले कि उसे दूसरे पशुओं से अलग कर देना है ताकि कोई दूसरा पशु आपस में खाड़ वगैरह ना मारे और कोई बच्चे की उक चुक ना हो जाए। बिल्कुल। दूसरा ये है कि हमें उसके खासकर बिछावन का, फर्श का विशेष ध्यान रखना है जी। वो हमें ध्यान ये रखना है कि वो एक हमारा सूखा होना चाहिए और एक अभी ब्यात आए पशु के लिए वो नरम होना चाहिए जी। उसके लिए हम मिट्टी डाल सकते हैं, रेत डाल सकते हैं नीचे, या हमारा पराली वगैरह या गन्ने की भूसी वगैरह हम डाल सकते हैं जी डॉक्टर साहब। तो इन चीजों का जो है ध्यान रख सकते हैं जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जब बच्चा कई बार देखा जाओ कि बच्चा बाहर नहीं आ रहा है और ऐसे में जो है कई बार तो हम खुद ही जो है हाथ पर तेल लगा के, इनके अच्छे से हाथ धो के तेल लगा के ना, कई बार जो योनि मार्ग में हाथ डाल के भी बच्चे को सीधा करना है, या इस तरह की हम कई बार समस्या देखें, बच्चा पलट गया है अंदर, तो ऐसे में किसान भाई क्या करें कि उस अवस्था में हम पशु चिकित्सक के लिए दौड़े या कुछ अपना भी किसान भाई कर सके या पशुपालक भाई कर सके अपने लिए? विनोद जी, अगर जैसे ही पशु के पूरे ढीले होते हैं जी, और जैसे ही पशु का ब्याना जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उसके बाद पशु के ऊपर जो हमारे किसान भाई हैं उसको ध्यान रखना चाहिए कि अभी मटिंडी आ गई है ना
मटिंडी आने के बाद पशु को आमतौर पे खुद उसको जोर लगाते रहना चाहिए। वो उसकी प्राकृतिक रूप से ब्याने की एक अपनी प्रक्रिया है, हमें बीच में ही उसको छेड़ना नहीं चाहिए। जैसे ही हमें लगे कि नहीं अब तो ये इसने जोर भी पूरा लगा लिया है पशु ने और इसके 2.5-3 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद भी इसके अभी तक खुर वगैरह हमें नहीं दिखे हैं, उसके बाद हमें पशु चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए, वो उनको बुला के वो चेक करवाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जब पशु जो है या गाय है भैंस है उसने बछड़ा या कटड़ी जो देना था वो दिया, और उसके बाद जो है जो जेर है उस जेर का समाधान किस तरह करें, या जो है जो बच्चा अभी पैदा हुआ है तो उसको हमने किस तरह से उसकी साफ सफाई करनी, किस तरह उसका ध्यान रखना है हमने? जी विनोद जी, जैसे ही पशु ब्याह जाता है, जरूर पशु के ब्याने के बाद ज्यादातर अपने किसान भाई ये कहते हैं कि हालते पशु ने जेर नहीं गेड़ी, जेर गेड़े पीछे फिर कटड़ू या बछड़ी ने चंगाएंगे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जैसे ही पशु ब्याह जाता है तो उसके सबसे पहले बच्चे को कटड़े कटड़ी बछड़े या बछड़ी को हमें तुरंत ही माँ के आगे लेके जाना चाहिए ताकि माँ उसे अच्छे से चाटे। जितना माँ अच्छे से चाटेगी उतना ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसका रिसाव होगा माँ में और उतना ही जल्दी वो जेर डालेगी। दूसरा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जितना जल्दी हम बच्चे को खीस जो है पहला दूध जब पिलाएंगे, जैसे ही वो पिलाते हैं तुरंत उसी के बाद ऑक्सीटोसिन और ज्यादा माँ में रिसाव होगा और उतनी ही जल्दी जेर डालेगी। जबकि ये अपने पशुपालक भाई ये सोचते हैं कि पहले जेर डालेगी उसके बाद हम दूध पिलावांगे। जी डॉक्टर साहब, एक और भी है इसमें कि भाई जब नवजात बच्चा है जो उसकी हमने साफ सफाई जो है वो एक मुलायम कपड़े के साथ करनी चाहिए और साथ में जो है गर्म पानी या जो भी है ताज़ा पानी हो उसके साथ में उसकी सफाई भी कराएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और है कि जब कई बार देखा जाए कि पशु जब ज़्यादा जोर लगा हुआ है तो जो उसका गर्भाशय है यूट्रस वो बाहर आ जाए कई बार, और वो बाहर आ जाए तो क्या अगर भाई ना कौवे है या कुत्ते वगैरह तो उसको बचा कर रखना है, तो जब वो यूट्रस बाहर आ गया तो किसान भाई या पशुपालक भाई खुद जो है उसने धकेल का अंदर करे या फिर उसके लिए भी जो है कोई और विधि अपनानी जरूरी है? अगर ब्याने से पहले विनोद जी अगर पशु फूल दिखा रहा है या जब हम कहते हैं कि पशु फूल दिखा रहा है या पाछा दिखा रहा है तो उस वक्त हमें, जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे कि जो उसका बिछावन है जो उसका फर्श है वो क्योंकि पशु बच्चे की ग्रोथ की वजह से ही उसका शरीर वो भारी है पीछे से, तो इस वजह से वो धीरे धीरे दिखाना शुरू करता है। हमें क्या करना चाहिए, पीछे से उसका फर्श थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए, आगे की तरफ झुकाव होना चाहिए ताकि वो जोर ना दिखाए। ब्याने के बाद अगर उसके बाद भी पशु जोर मार रहा है और फूल दिखा रहे हैं और अगर वो ज्यादा ही दिखा दे तो अपनी जो लाल दवाई होती है, लाल दवाई का घोल बना के और ठंडे पानी में बना के उससे उसकी हम सफाई कर सकते हैं। और साफ हाथों से जिसमें हमारे नाखून वगैरह पशु के ना लगें क्योंकि वो नरम हिस्सा है जो अभी बाहर आया है, उसको आराम से दोनों साइड से जब तक हम हमारे पशु चिकित्सक को बुलाएं तब तक ऐसे ही अंदर धकेल के चढ़ा के और ऊपर छिमकी लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो नवजात बछड़ू है बछड़ी है और जो मादा है जी, उनको हमने किस तरह का पोषण देना है, क्या भोजन में उसको देना है और उसके भोजन की शुरुआत किस तरह करनी है, फिर एक हफ्ते के बाद हमने किस तरह का उसको भोजन आगे देना है? सबसे पहले विनोद जी, जैसे ही एक नवजात जो बच्चा बछड़ी कटड़ी जो पैदा होती है उसको सबसे पहले तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको पहला जो दूध है खीस वो पिलाना है। जी डॉक्टर साहब। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो पहले 5 दिन जो ज्यादातर अपने किसान भाई क्या करते हैं कि एक टाइम सुबह एक थन उसके लिए छोड़ दिया, एक टाइम शाम को पिला दिया और दिन में और पूरी रात वो ऐसी बंधी रहती है। पहले जो 5 दिन है जो खीस के दिन है जो उसके दूध के, वो हमें हमेशा खुले रखने चाहिए ताकि जितना एक बच्चा दूध पीना चाहे उतना खुल के पिए। कभी भी वो ज्यादा नहीं पिएगा क्योंकि जैसे ही उसका पेट भर जाता है तो वो वैसे भी दूध पीना छोड़ देता है। नहीं तो जो उसकी माँ है जो गाय या भैंस है वो भी उसको बार बार चाटती रहती है और उसकी
कोक की तरफ देखती रहती है कि मेरे बच्चे का पेट भरा है नहीं भरा जी। है, उससे ज्यादा वो वैसे भी उसको पीने नहीं देगी। अगर हम ऐसा पिलाते हैं तो वो पूरे दिन में कम से कम 8 से 12 बार दूध पिएगा जी। और ये पहले 5 दिन का खुला दूध पिलाया हुआ, उसके पूरे अगले 8 से 10 ब्यांतों तक उसकी जो इम्यूनिटी है, जो उसकी शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है जी। वो विनोद जी उसकी बनी रहेगी। जी डॉक्टर साहब। माँ को भी इससे फायदा होता है विनोद जी। जी। जैसे 5 दिन अगर हमने खुला दूध पिलाया है उसके बच्चे को जी। तो उसमें जो उसके हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है और जो प्रोलैक्टिन है जी। उसका जो लेवल है ब्लड में वो इतना सेट हो जाता है कि उसका वो ब्यांत लंबा चलेगा विनोद जी। जी डॉक्टर साहब। उतना ही वो ज्यादा लंबे टाइम तक दूध देगी और उसकी जो ब्यांत की जो पीक है वो भी उसकी लंबे टाइम तक चलेगी। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुनील दत्त जी, इसके अलावा आप हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको कोई और सुझाव देना चाहते हो तो? पशुपालक भाइयों को यही हम कहना चाहेंगे कि जैसे ही आपका पशु ब्याता है तो उसकी एक तो हमें जैसे ही ज्यादातर हम क्या करते हैं कि खुर अगर आ गए तो हम उसको खींचने की कोशिश करते हैं ताकि भाई हमारे पशु को दिक्कत ना हो जी। पशुपालक भाई ये सोचते हैं कि हमने खुर खींच दिए, भाई हमने इसको पशु को तंग नहीं होने दिया। ऐसा हमें नहीं करना है, वो आगे जाके बच्चादानी में इन्फेक्शन बनाता है जिससे आप ये कहते हो कि ये मैला नहीं चली, कड़ नहीं अच्छे से छंटी, या अगर डाल रही है तो सफेद कलर का डाल रही है, सफेदी में आ रहा है, वो इन्फेक्शन की वजह से है। ऐसा हमें नहीं करना है। दूसरा ये है कि पशुपालक भाइयों को ये भी ध्यान रखना है कि जेर की जल्दबाजी या त्योड़ ना करो जी। वो कड़ में मेले में कट कट के अपने आप ही पशु की सफाई होगी जी। वो हमें हाथ डलवा के नहीं निकालनी है जी। वो हम उसके लिए हमारे जो देसी उपाय हैं वो कर सकते हैं। पशुपालक भाई अपने लेवल पे ही घर में हमारे पास देसी नुस्खे हैं, जैसे आप अजवाइन, सौंठ, हल्दी और गुड़ के साथ इसकी एक औंठी बना के ये दे सकते हो ताकि जो इसकी जेर है वो ना अटके, और बाद में भी इसको लगातार हफ्ते 10 दिन तक देते रहो ताकि इसकी मैला कड़ अच्छे से छंटे और आगे ये टाइम पे जल्दी बोले और दूध भी इसका खुल के चढ़े। डॉक्टर सुनील दत्त जी, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं जो उसको सुन रहे होंगे उनको भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये तो हमारे पशुपालक भाइयों ने ली जानकारी ब्यांत आए पशुओं की ब्यांत से पहले और बाद में देखभाल किस तरह करनी है, और इस विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुनील दत्त जी। और भाइयों, ये जानकारी कल के कृषि कार्यक्रम की। तो कल दिन शुक्रवार है और कल कार्यक्रम में भाइयों चर्चा करेंगे कृषि के लिए उपयोगी मोबाइल ऐप, और साथ ही भाइयों जानकारी लेंगे आज की नसीहत के तहत नलकूपों की समस्या और समाधान पे, और जानकारी लेंगे मधुमक्खी वंशों का जो विभिन्न मौसमों में प्रबंधन किस तरह करें। और बात करें भाइयों मौसम की, तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 23 डिग्री सेल्सियस भाइयों। और इब करवाऊं भैया का मनोरंजन, सुने एक रागणी। बोलिए सूते न जगा दूते कदे उठ के लड़ाई कर दे, हर मेहनत तलवार काट के जान की सफाई सूते न छल छबिला इसका मेरे तजबर वसीला, इसका मेरे तजबर वसीला, और चाचा ताऊ है कटम कबीला, नुबलियान के सगाई कर दे राम जी से छोरे न मेरे बाप का जमाई।
मन की मैं सोची शरत करूंगी, और पूर्णवासी का व्रत करूंगी, इस छैल की लगाई कर दे हे राम जी, बता ईश्वर का है कौन सा शख्स बुराई। सोचरी मैं मछली की ये ढाल लोचरी, ये मेरी अर्जी से राम गोचरी, बाबे माता लखाई कर दे सत्यनारायण, तेरी कथा बाच दू इन मेरी ननंद का भाई कर दे। बजा कर लक्ष्मी चंद के नाम ने दोनों वक्ता सुबह शाम ने, दे दी माई कर दे न मंगे राम, पान जियाड़ा मरती की दवाई कर दे। ये तो सुनी भाइयों ने रागणी और गायक कलाकार थे विक्रम फोगाट। और भाइयों इवलीवन जानकारी प्राकृतिक खेती में फल और तना छेदक कीट नियंत्रण के लिए ब्रह्मास्त्र बनाने की विधि पे। भाइयों ब्रह्मास्त्र एक जो है फल और तना छेदक कीड़ों को नियंत्रण करने की दवा है और इसको हम 6 महीने तक स्टोर करके रख सके हैं। और बनाने की विधि की बात करें तो भाइयों एक बर्तन लेवा है, उसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र मिला हुआ है और इसमें जो है सभी तरह की जो कुटी हुई पत्ती है वो हमने इसमें लेनी है। बर्तन में हमने नीम की पत्ती 1.5 किलो लेनी है, करंज की पत्ती 1 किलो, पुटुस की पत्ती 1 किलो, शरीफा की पत्ती 1 किलो, पपीते की पत्ती 1 किलो और सफ़ेद दतूरा की जो पत्ती है वो हमने 1 किलो इसमें कूट कर भर लेनी है। और भाइयों पत्तियाँ जो हैं हमने जो कूट कर बर्तन में डाल ली है और साथ में उसमें जो गोमूत्र लिया है उसने फिर आग पर धर दें और आग पर धर कर भाई उसमें उन्हें गर्म करना है। और कितना गर्म करना है कि इसका 5वां हिस्सा रह जाए। उसके बाद इस घोल में भाई 24 घंटे के लिए जो है किण्वन खातर छोड़ दें और इस घोल को सूती कपड़े तक छान लें। और इस घोल को भाइयों दवाई के रूप में स्प्रे करेंगे तो सभी प्रकार के जो रस चूसने वाले जैसे सफ़ेद मक्खी है, इस तरह के जो फल और तना छेदक के जो कीट हैं उन सब पर हम नियंत्रण पा पाएंगे। और इस जो दवाई की मात्रा भाई वो 100 मिलीलीटर हमने प्रति 5 लीटर पानी में घोल कर शाम के समय में स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा लाभ देगी। और 1 महीने तक हम जो है इसने स्टोर करके रख सके हैं। और साथ ही साथ भाइयों दिक्कत भी समस्या दोबारा आ रही है तो हम इसमें दोबारा आसानी से स्प्रे कर सके हैं। तो ये तो ही भाइयों ब्रह्मास्त्र तैयार करने की विधि की बात। और इब लेवों भाइयों जानकारी नई फसल नई उमंग के तहत तोरिया की काश्त में सावधानी पे।
किसान भाइयों, जो तोरिया है उसकी जो उन्नत किस्में हैं वो है संगम, TL15, TH68। और बात करें मिट्टी और जलवायु की, तो तोरिया और जो साथ में सरसों है उसके लिए हल्की और भारी दोमट मिट्टी जो है अच्छी मानी जाओ, बढ़िया मानी जाओ है। और साथ ही साथ भाइयों तोरिया तथा सरसों जो है 25 से 40 सेंटीमीटर जो वर्षा वाले क्षेत्र है उसमें अच्छी तरह से हम उगा सके हैं। साथ ही खेत की तैयारी की बात करें तो भाइयों बीज खातर अच्छे अंकुरण के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और जो सिंचित इलाके हैं उसमें दरमियाने मिट्टी पलटने वाले जो हल हैं उससे पहले हल्की सी जुताई करके बाद में 2 से 3 बार जो देसी हल है या फिर हैरो है या कल्टीवेटर तो भाइयों जुताई करके सुहागा जरूर लगावें। और साथ ही भाइयों जो असिंचित क्षेत्र हैं उसमें देसी हल या फिर जो है कल्टीवेटर से 1 या 2 जुताई करके सुहागा लगावें। तोरिये के लिए जो है अच्छी नमी वाली खेत की जरूरत पड़े है, लेकिन अच्छे अंकुरण के लिए भाइयों बहुत ज़्यादा नमी जो है वो अच्छी नहीं रहती, यानी कि नमी की जो मात्रा हमने वो मध्यम रखनी है। और बीज की मात्रा की बात करें तो भाइयों मिलवा फसल के लिए बीज की मात्रा मुख्य रूप से भाई जो मुख्य फसल है उसमें निर्भर करा है कि हम मुख्य फसल कितनी ले रहे हैं। और जो शुद्ध फसल बीजने के लिए भाइयों जो है या तो चाहे सरसों है, राया है, तोरिया है, उनके लिए सिंचित अवस्था में 1 एकड़ के हिसाब से 1.25 किलो बीज पर्याप्त रहेगा। और बारानी हालत में जो ज़मीन है उसमें नमी के अनुसार भाइयों 2 किलोग्राम बीज की हमने 1 एकड़ के हिसाब से जरूरत पड़ेगी। और जो बिजाई का सही समय है भाइयों जो सितंबर का महीना है, इस सितंबर का महीना भाइयों सबसे उपयुक्त है तोरिया की बिजाई के लिए। और बिजाई की तरीके की बात करें तो भाइयों जो तोरिया है उसकी बिजाई खातर कतारों में 30 सेंटीमीटर के फासले पर 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी देसी हलते पोरा या जो ड्रिल विधि है उससे अगर बुआई करी जाए तो किसान भाई जो है बड़ी अच्छी जो है फसल ले पाएंगे। साथ ही जो तोरिया है उसकी अगर हम समान रूप से बिजाई करने के लिए जो है सरसों बीज ड्रिल है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा करके किसान भाई जो है तोरिया की जो है फसल ले पाएंगे। और जो ये बिजाई का समय है इस समय बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है भाइयों, तो हम इस समय बिजाई तोरिया की कर सके हैं। ये तो ली भाइयों जानकारी नई फसल नई उमंग के तहत तोरिया की काश्त में सावधानी पे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ भाइयों आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।